तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ कि वो कहाँ है कि जिन्हें नाज बहुत अपने तई था। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे देश में न्याय, इंसाफ और जस्टिस जैसे नाम अब बदनाम हो चुके हैं। इसका मतलब ही बदल चुका है। विश्व गुरु भारतवर्ष में जब से हमारे नेताओं से गांधी की खादी को त्याग कर गोडसे की चुनरी ओढ़ ली है, तब से सावरकर के चश्मे में हर कोई मुजरिम नजर आता है। सावरकर का चश्मा बहुत बेमिसाल है क्योंकि इसे खादी वाले पहना करते हैं। फिर उसी चश्मे को खाकी वालों ने अपने आंखों की ठंडक बना ली, जिसके बाद उस चश्मे में कपड़े के आधार पर हर शख्स को खूंखार और कातिल नजर आने लगा। सावरकर के चश्मे में दूसरों के धार्मिक स्थल पर हमलावर नजर नहीं आते, हमलावरों के पत्थर भी गुलाब का फूल नजर आने लगते हैं। सावरकर के चश्मे में हर किसी को उसके नाम के आधार पर कानून का पाठ पढ़ाता है। सावरकर का चश्मा लोगों को हिंदू और मुसलमान में बांटता है। एक के हाथ में चाकू और दूसरे के हाथ में ऑटोमेटिक मशीन गन मिलने पर सावरकर का चश्मा चाकू वाले को आतंकवादी घोषित कर देता है, मशीन गन वाले को गली का गुंडा बताने लगता है। आपने अपने आसपास कई तरह के लोगों को देखा होगा। हाथों में तलवार लहराते हुए मस्जिद के सामने नाचने वाले लोग खाकी वालों को नजर नहीं आते, क्योंकि उनकी आंखों पर धर्म की पट्टी नहीं बल्कि सावरकर का चश्मा लगा हुआ है, जिसने इन आंखों में नफरत और दिलो दिमाग में जहर फैला दिया है, जिसकी वजह से इनको हर दंगाई दूध में धुला हुआ नजर आता है, जबकि घर में दुबक कर बैठे लोग इनको आतंकी नजर आते हैं। शायद इसी वजह से हमारे देश का हिंदू कुछ ज्यादा ही खतरे में आ गया है। हमारे देश का जब पुलिस वाला ही सावरकर का चश्मा लगाकर बैठा है, तब हमारे देश का हिंदू खतरे में क्यों नहीं पड़ेगा। जब कानून के मुहाफिज ही अपना ईमान बेचकर बिरयानी खाने में लगे हैं, तब वो वर्दी भी बिकाऊ हो जाती है, जिसे कानून के मुहाफिज अपनी शान समझते हैं। फिर वर्दी को देखकर ना हिंदू इन पर यकीन करेगा और ना ही मुसलमान। जब ईश्वर की शपथ लेकर यही कानून के मुहाफिज अपना जमीर बेच देते हैं, तब सिर्फ वर्दी ही नहीं बिकती, बल्कि ये लोग उस खुदा को भी बेच खाते हैं जिसे ये बहुत बड़ा माबूद मानते हैं, क्योंकि शपथ तो इन्होंने उसी ईश्वर को हाजिर और नाजिर मान कर ली थी कि हम अपना फर्ज हर हाल में अदा करेंगे। लेकिन अगले ही पल जब खादी वाले खाकी वालों के चरणों में बिछने के लिए बेचैन रहते हैं, तभी इनका ईमान कागज के चंद टुकड़े और धर्म के उद्घोष में नीलाम हो जाता है। मध्य प्रदेश में वर्दी के पुरोधाओं ने जब नेताओं के गैर कानून हुक्म को सुना, तो एक भी ऐसी खबर सुनने को नहीं मिली जिससे ये पता चलता हो कि किसी आईएएस, किसी पीसीएस ने या फिर किसी वर्दी वाले ने गलत को गलत कहा हो, बल्कि सब ने बिना अदालती हुक्म एक खास तबके को निशाना बनाते हुए बुलडोजर चलाया। उन घरों पर बुलडोजर चलाया गया जो पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए थे। एक लाइन से दुकानों और मकानों को निशाना बनाने का सिलसिला कोई आज से नहीं चल रहा, बल्कि कई सालों से चल रहा है। अब शिवराज की पुलिस ने ऐसे लोगों पर हिंसा के मामले में केस दर्ज किया है जो जेल में बंद हैं, यानी वोटर लिस्ट के आधार पर एक खास समुदाय के लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया जाता है, फिर उनके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। अब तक आपने सुना होगा कि कानून अंधा होता है, लेकिन इतनी घटनाओं के बाद आप कह सकते हैं कि कानून अंधा नहीं बल्कि गूंगा और बहरा भी होता है, जिसकी अक्ल भैंस चराने निकल पड़ी है। एक शख्स जो महीने भर से जेल में बंद है, उन लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने से पहले उस जेलर पर केस दर्ज करना चाहिए जिसकी जेल में वो बंद है, क्योंकि अगर वो लोग सच में जेल में सड़ रहे हैं तो फिर आग किसने लगाई, हिंसा किसने की। अगर जेल में बंद शख्स मौके पर मौजूद है तो जाहिर सी बात है कि जेलर ने उनको हिंसा करने के लिए छोड़ दिया होगा। अब मामला सामने आने के बाद पूरा थाना सख्ते में आ गया है। थानेदार की जबान काट मार गई है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इसका क्या तोड़ निकाला जाए। एक सीसीटीवी फुटेज भी ऐसे ही किसी इलाके की बताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि वीडियो खरगोन का है, जिसमें दंगाई मस्जिद पर जमकर पत्थरबाजी कर रहे हैं और पुलिस उनका साथ दे रही है। पुलिस खामोश तरीके से उनके साथ खड़ी है और चुपचाप तमाशा देख रही है। बाद में पुलिस की मौजूदगी में सीसीटीवी कैमरा ही तोड़ दिया जाता है और फिर अंधेरा हो जाता है। शिवराज को आने वाले चुनाव में बहुत ही कड़े मुकाबले का सामना करना है। चुनाव जीतने के लिए सीधे सीधे हिंदू और मुसलमान के बीच फूट डालकर बहुत आसानी से राज किया जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर राज करने के लिए फूट डालो और राज करो का रास्ता अपनाया था, क्योंकि एक खास संगठन ने अंग्रेजों की मुखबिरी करके बहुत महारानी विक्टोरिया की बहुत सेवा की। आज उसी की सियासी पार्टी के लोगों को अंग्रेजों की नीति पर चलकर राज करना चाह रही है और हमारे देश की जनता खुशी खुशी खुद को कुर्बान करने के लिए सड़क पर खड़ी है। जिन हाथों में कलम और किताब होना चाहिए था, उन्हीं हाथों में तलवार और भगवा झंडा देखकर माँ बाप फूले नहीं समा रहे हैं।
मध्य प्रदेश के बड़वानी में पुलिस ने 10 अप्रैल को शहर में हुई सांप्रदायिक झड़प के बाद दंगा और आगजनी के इल्जाम में 1 महीने से जेल में बंद 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। दरअसल 10 अप्रैल को हिंसा में 2 मोटरसाइकिलों को आग लगाने के इल्जाम में इन पर केस दर्ज किया गया। प्रशासन के ऐसा करने के पीछे एक खास वजह इन लोगों के नाम को सुनकर लग जाएगी। इनका नाम है शहबाज, फकरू और रऊफ। अब प्रशासन की इस हरकत को क्या नाम दिया जाए? क्या नाम देखकर अब लोगों को मुलजिम बनाया जाएगा? क्या नाम और कपड़े देखकर कानून का हथौड़ा चलेगा? जबकि ये तीनों आरोपी 5 मार्च से आईपीसी की धारा 307 के तहत कत्ल की कोशिश के इल्जाम में जेल में बंद है। बड़वानी पुलिस ने रामनवमी के जुलूस में पथराव और हिंसा के बाद तकरीबन 1 दर्जन केस दर्ज किए। ये उनमें से हैरत की बात है कि जिस थाने में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था, उसी थाने में दंगा करने का मामला दर्ज किया गया। फिलहाल बड़वानी पुलिस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि पहले से ही जेल में बंद तीनों दंगा और आगजनी कैसे कर सकते हैं। पूरे मामले पर पुलिस विभाग सवालों के घेरे में है। एनडीटीवी ने सेंधवा एसडीओपी मनोहर सिंह का बयान छापा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम मामले की जांच करेंगे, जेल अधीक्षक से उनकी जानकारी लेंगे। अभी जो मामला दर्ज किया गया है वो फरियादी के आरोपों के आधार पर दर्ज किया गया है। शहबाज की मां सकीना ने इल्जाम लगाया है कि सांप्रदायिक झड़पों के बाद उनके घर को तोड़ दिया गया था और उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया था। यहाँ पुलिस आई, मेरा बेटा 1.5 महीने से अंदर है, उसको आपसी झगड़े में अंदर कर दिया था। यहाँ पुलिस आकर हमें बाहर कर दिया और बोला कि आपका घर तोड़ना है, हमारा सामान भी तितर बितर कर दिया। मेरे बच्चे का कहीं से कुछ था ही नहीं, वो तो जेल में था, तो वो तो पुलिस को पूछना चाहिए उस पर क्यों FIR दर्ज की गई है। उसको पुलिस ने भेजा, किस वजह से उसका नाम आया, मुझे पुलिस ने पूछना है कि किसने उसको बाहर किया। हमने पुलिस वालों को बताया, लेकिन हमारी कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। हमने हाथ जोड़े, माफी मांगी, छोटे बेटे का नाम ही नहीं था, उसको भी उठाकर लेकर गए। अब आइए आपको बताते हैं कि कैसे शिवराज सरकार में एक खास समुदाय को जानबूझकर निशाना बनाने का ये कोई पहला मामला नहीं, बल्कि इसके पहले बीते साल 9 जनवरी 2021 को न्यूज लॉन्ड्री ने एक रिपोर्ट छापी, जिसमें हेडिंग लिखा, उज्जैन पथराव वाला घर हिंदू का था, प्रशासन ने उसे छोड़ पड़ोस का मुसलमान का घर तोड़ा। इस खबर में बताया कि 25 दिसंबर को हुई हिंसा, अगले दिन 26 तारीख को प्रशासन बुलडोजर लेकर आ गया। जिस घर से पथराव हुआ था उसे तोड़ने के लिए तभी उस घर के मकान मालिक ने पुलिस को बताया कि वो हिंदू है। उन्होंने घर में मौजूद मंदिर को दिखाया, साथ ही कहा कि उनका बेटा बजरंग दल का सदस्य भी है। इसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर उनके घर से हटाकर हमारे पर चला दिया, जबकि हमारे घर से एक भी पत्थर नहीं फेंका गया था। हम ये नहीं कहते हैं कि अपराधी केवल हिंदू समाज में है। किसी भी अपराध में जब सत्ता और प्रशासन केवल एक ही मजहब को निशाना बनाने लगे और ऐसे घटनाएं आपके सामने आने लगे, तब आप क्या कहेंगे? कपड़े और नाम के आधार पर आप कैसे किसी के अपराध को जायज और नाजायज ठहरा सकते हैं? इस चश्मे को उतार दीजिए, क्योंकि ये सावरकर का चश्मा है, जिसमें गोडसे को गांधी का हत्यारा नहीं बताया जाता, बल्कि उसे योद्धा बताया जाता है। प्रशासन अगर इसी तरह से सत्ता के आगे मुजरा करता रहेगा तो फिर उस कसम का क्या होगा जिसमें अपने फर्ज को हर हाल में अदा करने की शपथ ली गई थी। फिलहाल शिवराज सरकार सवालों के घेरे में घिर चुकी है, जिसका कोई जवाब शिवराज सरकार के पास मौजूद नहीं है। सामने आगामी चुनाव नजर आ रहा है। बुलडोजर वाले बाबा से प्रभावित होकर मामा शिवराज बुलडोजर मामा बनने के लिए बेताब है। हो सकता है इसी बुलडोजर पर सवार होकर मामा शिवराज एक बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो जाएं। तब तक सावरकर का चश्मा अपना जलवा दिखाता रहेगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में शम्स मिनाई ने भी क्या खूब फरमाया है, सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या। सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या, वादा लपेट लो जो लंगोटी नहीं तो क्या। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। ये बनारस है, बनारस यानी गलियों का शहर। ये बनारस है घाटों का शहर। ये बनारस है फूल, माला, अगरबत्ती और आस्था का शहर। और मंदिर ऐसे ऐसे तोड़े हैं, वहाँ लोग खड़ा होकर पेशाब कर रहे हैं। रामराज सरकार, रामनाथ सरकार है तो रामनाथ सरकार का एक काम भी करिए आप। यहाँ सबकी कहानी एक जैसी है।
पूरे महीने में 2-4 हजार रुपया भी बिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन सवाल है कि आखिर जो दुकान उजड़ गए उसका विकल्प उनको क्या दिया गया। हम लोग का दिल जानता है मंदिर बना बहुत अच्छी चीज है। आज बनारस को एक दुर्लभ चीज मिल गई। एक तरफ महंगाई से जनता त्रस्त है, वहीं दूसरी तरफ पेट की आग भी एक बड़ी समस्या है। लेकिन मंदिर से हम अपने घर का पालन पोषण कैसे करेंगे? यहाँ पर नवीनीकरण के नाम पर बहुत सी मूर्तियों को तोड़ दिया गया। तोड़े वो तो मुगल तोड़े थे, अंग्रेज तोड़े थे। नहीं, क्यों नहीं, हमारे राज्य में हमारे मोदी सरकार में टूटा है। पूरे मिनट काशी उजाड़ दिए हैं। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।